नमस्कार, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हमने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से चर्चा की है। यह जो अधिनियम है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी मध्य प्रदेश और अन्य एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान में चल रही महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन में भी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 क्या है उसके बारे में बात करेंगे, इसके कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे और अंत में हम इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न हैं, जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारा आज की क्लास घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसका उद्देश्य क्या था? तो अगर इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। ये इसका उद्देश्य के रूप में है, यानी या पहले तो इसको हिंसा से बचाना है और पीड़ित जो हो जाती है उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है। प्रश्न ये भी बनता है कि कब से लागू हुआ? तो ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। तो ये भी डेट याद रखें, 26 अक्टूबर 2006 से इस अधिनियम को भारत में लागू किया गया है। घरेलू हिंसा के दायरे में क्या क्या आएगा? तो घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी भी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे आपके स्वास्थ्य यानी यहाँ महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ये घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। इसके अलावा है किसी भी प्रकार का अगर शारीरिक दुरुपयोग होता है, शारीरिक दुरुपयोग से संबंधित जैसे मारपीट करना, थप्पड़ मारना, दांत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि, तो वो घरेलू हिंसा है। लैंगिक शोषण जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक संबंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार, ये भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। इसके अतिरिक्त मौखिक और भावनात्मक हिंसा में जैसे किसी को अपमानित कर देना, गालियाँ दे देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का ना होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी ना करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह ना करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना, ये भी आपके घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक हिंसा को भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे महिला को या महिला के बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन ना देना और साथ ही उन्हें अपना रोजगार ना करने देना या उसमें रुकावट डालना, आय, वेतन इत्यादि से जो भी वो महिला कमा रही है उनसे ले लेना या घर से बाहर निकाल देना, ये सारी चीज़ें भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। तो हमने यहाँ पे बात की अलग अलग प्रकार की घरेलू हिंसा यहाँ पे है और उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से घरेलू हिंसा के तहत रखा गया है। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को कुछ क्षति पहुँचती है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, सब घरेलू हिंसा है। और किस किस प्रकार की हो सकती है हिंसा हम इसमें देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं व्यथित व्यक्ति के अधिकार। यहाँ पर जो पीड़ित महिला है जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है उसके क्या क्या अधिकार होंगे। पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण या कस्टडी में लेना का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश, ये सारा का सारा इसमें पीड़ित जो होती है अपने कानूनी अधिकार के तहत आवेदन कर सकती है। इसके अतिरिक्त पीड़ित महिला आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है, संरक्षण अधिकारी से संपर्क भी कर सकती है। इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी सहायता है, निःशुल्क विधिक सहायता इसमें मांग सकती है। आपराधिक याचिका भी दाखिल कर सकती है। इसके तहत प्रतिवादी को 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इसके तहत पीड़ित को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, मतलब महिला को बताना पड़ता है कि
किस तरीके से उसके साथ में हिंसा हुई है और गंभीर तरीके से शोषण किया गया है। आगे हम देखते हैं कुछ अन्य तथ्य हैं जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आते हैं। इसमें पीड़ित इस कानून के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती है। अब संरक्षण अधिकारी कौन है? तो संरक्षण अधिकारी संपर्क करने वाला पहला बिंदु है, यानी संपर्क का पहला बिंदु से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछता है तो वो संरक्षण अधिकारी होता है। इसके अलावा सेवा प्रदाता यहाँ पे बोला गया है जिससे महिला संपर्क कर सकती है। सेवा प्रदाता एक ऐसा पंजीकृत संगठन होता है, यानी इस अधिनियम के तहत कोई पंजीकृत संगठन है और उसी संगठन को हम सेवा प्रदाता बोलेंगे जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है। इसके अतिरिक्त महिला सीधे पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकती है। उसके निवास के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कारण से लगता है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित हुई है या हो रही है, या जिसे ऐसा अंदेशा भी है कि ऐसी घटना घटित हो सकती है, शिकायत दर्ज कर सकता है। तो यहाँ पे शिकायत कौन कौन दर्ज कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि पीड़ित महिला ही जाकर के शिकायत करे। अगर किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित होती हुई दिखती है या हो रही है या ऐसा अंदेशा है कि हो सकती है, तो वो जाकर के शिकायत कर सकता है। मजिस्ट्रेट आवेदन मिलने के 3 दिन के अंदर केस पर कार्रवाई शुरू करता है तथा अधिकतम 60 दिन के भीतर केस का निवारण करने की कोशिश करता है। तो ये घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। इसके अतिरिक्त इसकी आलोचना भी की जाती है। तो आलोचना का प्रमुख बिंदु इसमें यह है कि घरेलू हिंसा के मामले में ज़्यादातर पुरुष को ही अपराधी ठहराया जाता है और पुरुष को ही दंड मिलता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है और इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आलोचना इससे होते रहती है। तो ये समस्त जानकारी जो थी ये घरेलू हिंसा से संबंधित जानकारी थी और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रमुख तथ्य थे। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर कि परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न इसी से संबंधित है। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, उसके आधार पर उत्तर देने का आप प्रयास करें। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है आपको 26 अक्टूबर 2005, बी 26 अक्टूबर 2006, सी 1 जनवरी 2007 और डी 15 अगस्त 2006। इसका सही उत्तर आप दे चुके होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में कौन सी प्रकार की हिंसा शामिल है? तो घरेलू हिंसा के प्रकार में किस तरीके की हिंसा शामिल है आपको बताना है। ए केवल शारीरिक हिंसा, बी भावनात्मक और मौखिक हिंसा, सी यौन एवं मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार और डी सभी प्रकार की हिंसा। आप ऊपर पढ़ चुके हैं, आप मुझे बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस अधिनियम के तहत शारीरिक हिंसा, भावनात्मक और मौखिक हिंसा, यौन एवं मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति कौन माना जाता है? ऑप्शन ए केवल पत्नी, बी कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में रहती है, सी केवल तलाकशुदा महिलाएं और डी सभी महिलाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी महिला जो किसी घरेलू संबंध में रहती है, चाहे वो अपने ससुराल में रहे या मायके में रहे या लिव इन में रहे, किसी भी प्रकार के घरेलू संबंध में अगर है तो पीड़ित व्यक्ति के रूप में, अगर उसके साथ कोई हिंसा हो रही है तो पीड़ित व्यक्ति के रूप में उसे माना जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अधिनियम के तहत महिलाओं को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए केवल कानूनी सुरक्षा, बी आर्थिक सुरक्षा, सी शारीरिक सुरक्षा से संबंधित आदेश और डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि आर्थिक सुरक्षा तथा शारीरिक सुरक्षा से संबंधित आदेश, ये दोनों ही महिला की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए जाते हैं और आर्थिक सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अधिनियम के अनुसार पीड़ित सफलतापूर्वक क्या मांग कर सकता है? ऑप्शन ए मुआवजा आदेश, बी केवल सुरक्षा आदेश, सी आपराधिक शिकायत, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी अधिनियम के अनुसार पीड़ित सफलतापूर्वक मुआवजे का आदेश, केवल सुरक्षा आदेश, आपराधिक शिकायत का आदेश,
आपराधिक शिकायत भी कर सकता है। मतलब ये तीनों चीज़ें इसके तहत, अधिनियम के तहत किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आश्रय गृह का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए है केवल सरकार के पास, बी पीड़ित व्यक्ति के पास, सी केवल न्यायालय के पास और डी सामाजिक संगठनों के पास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पीड़ित महिला है उसके पास में ही आश्रय गृह का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से बचे लोगों को कौन सी चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए? तो जो व्यक्ति घरेलू हिंसा का पीड़ित है उसको छोड़ करके बोला है घरेलू हिंसा से बचे लोगों को कौन सी चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए केवल मानसिक स्वास्थ्य, बी प्रारंभिक उपचार, सी कोई भी निःशुल्क चिकित्सा सहायता और डी दवा की खरीदी के लिए धन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई भी निःशुल्क चिकित्सा सहायता उन्हें दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की आलोचना किस संदर्भ में की गई है? तो इसकी आलोचना पूछा है किस संदर्भ में की गई है। ए इसकी व्यापकता के कारण, बी कार्यान्वयन की कमी के कारण, सी केवल पुरुषों के प्रति पार्श्ववर्ती दृष्टिकोण के कारण और डी देश की कानूनी प्रणाली की जटिलता के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पुरुषों के प्रति पार्श्ववर्ती दृष्टिकोण के कारण इसकी अधिनियम की आलोचना की जाती है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सालू निगम ने किस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है? आपको इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है घरेलू हिंसा के मामले की रिपोर्टिंग में कमी, बी महिलाओं की जागरूकता में कमी, सी आश्रय गृहों के अभाव के बारे में और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सालू निगम के बारे में बात कर लेते हैं। सालू निगम एक भारतीय वकील, नारीवादी, कानूनी विद्वान और लेखिका हैं और उन्होंने घरेलू हिंसा के बारे में बात की थी। उन्होंने घरेलू हिंसा के मामलों में रिपोर्टिंग में कमी के बारे में ध्यान आकर्षित किया, साथ ही महिलाओं की जागरूकता में कमी के बारे में बात की और आश्रय गृहों के अभाव के विषय में उन्होंने ध्यान दिलाया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इस अधिनियम में महिलाओं के सुरक्षा को लेकर क्या दावा किया गया है? ऑप्शन ए यह केवल विवाहित महिलाओं की सुरक्षा को देखता है, बी यह केवल घरेलू संबंध के सभी रूपों को देखता है, सी यह केवल शारीरिक दुर्व्यवहार पर केंद्रित है और डी यह केवल कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह केवल घरेलू संबंध के सभी रूपों को देखता है। मतलब घरेलू संबंध के जो भी रूप होंगे, जिस तरीके से रह रही है, चाहे बेटी बन के या बहू बन के या मित्र बन के, तो ये सभी रूपों को देखता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक हिंसा, बी केवल यौन दुर्व्यवहार, सी शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार और डी केवल मानसिक हिस्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा में शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन दिया है, ए आपराधिक कार्रवाई करना, बी सुरक्षा आदेश देना, सी जानकारी एकत्र करना और डी है दंडित करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा आदेश देना। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है महिला को सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति को कौन सा अधिकार नहीं है? इसका उत्तर देने की कोशिश करें आप। ए सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करना, बी विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सेवाएं लेना, सी वैद्यकीय सहायता में प्राथमिकता पाना और डी साझा घर में रहने का अधिकार। तो इसमें कौन सा अधिकार महिला को नहीं दिया है? इसका उत्तर देने की कोशिश आप कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्यकीय सहायता में प्राथमिकता पाना ये महिला का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन, विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सेवाएं लेना और साझा घर में रहने का अधिकार इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, आश्रय गृह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपका ऑप्शन है, ए केवल पुरुषों को आश्रय गृह में प्रवेश की अनुमति है, बी आश्रय गृह में रहने का अधिकार केवल पीड़ित व्यक्ति का है, सी कोई भी व्यक्ति आश्रय गृह में रहने का अधिकार मांग सकता है और डी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता पीड़ित की ओर से आश्रय गृह का अनुरोध कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता इनमें से कोई भी महिला की ओर से, मतलब पीड़ित महिला की ओर से आश्रय का अनुरोध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा की कौन सा रूप उचित नहीं है? तो आपको बताना है घरेलू हिंसा का कौन सा रूप उचित नहीं है। ए मौखिक दुर्व्यवहार, बी आर्थिक दुर्व्यवहार, सी सामाजिक दुर्व्यवहार और डी यौन दुर्व्यवहार। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक दुर्व्यवहार जो है ये इसका उचित रूप नहीं है। इसके अतिरिक्त मौखिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कानून का कार्यान्वयन किन कारणों से प्रभावित होता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए जागरूकता की कमी, बी कानूनी ज्ञान का अभाव, सी तत्काल राहत की कमी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी आप देने की कोशिश करें। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कानून का जो क्रियान्वयन होता है वो प्रभावित हो जाता है यदि जागरूकता की कमी होगी, कानूनी ज्ञान का कोई अभाव होता है यानी कानून के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, और तत्काल राहत की कमी, तत्काल राहत नहीं मिलती है। तो इन सभी कारणों से कानून के कार्यान्वयन में देरी होती है और ये प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, आलोचना के अनुसार क्यों कहा गया कि घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम प्रभावी नहीं है? आपको ऑप्शन दिया है, ए यह केवल एक नागरिक कानून है, बी यह हमेशा गलत उपयोग होता है, सी इसका कोई औचित्य नहीं है और डी यह केवल महिलाओं को संरक्षण देता है। तो आलोचना के अनुसार इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह केवल महिलाओं को संरक्षण का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों के लिए इसमें कोई बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोरभजी ने किन विषयों पर आलोचना की थी? आपको ऑप्शन दिया है, ए मौखिक दुर्व्यवहार की परिभाषा, बी महिलाओं के अधिकारों पर, सी घरेलू हिंसा के आपराधिक मामलों पर और डी शिक्षा की स्थिति पर। तो आपको बताना है जो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे जिनका नाम था सोली सोरभ जी, ये एक प्रसिद्ध भारतीय वकील थे, कानूनी विद्वान थे और मानव अधिकार के अधिवक्ता भी रहे हैं। तो उन्होंने 1998 से लेकर 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया है। उन्होंने किन विषयों पर आलोचना की थी ये आपको उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौखिक दुर्व्यवहार की परिभाषा, इसकी उन्होंने इस कानून के तहत आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, कौन से अधिकार अधिनियम के तहत अध्याय 3 के तहत पीड़ित व्यक्ति को दिए जाते हैं? तो इस अधिनियम में अध्याय जो 3 दिया है उसके तहत पीड़ित को कौन से अधिकार मिलते हैं बताना है। ए सुरक्षा आदेश, मौद्रिक राहत और निवास आदेश, बी केवल सामान्य सुरक्षा आदेश, सी चिकित्सा सुविधाएं और कानूनी सलाह, डी आश्रय गृह में रहने की व्यवस्था। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुरक्षा आदेश, मौद्रिक राहत और निवास आदेश, ये सभी अध्याय 3 में वर्णित है जो इस कानून के तहत पीड़ित को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति ने किस विषय पर सिफारिश की? तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार की जो समिति बनी थी उसने किस विषय पर सिफारिश की थी आपको बताना है। ऑप्शन ए लिव इन संबंधों को कानूनी दर्जा, बी केवल पत्नियों की परिभाषा का विस्तार, सी घरेलू हिंसा के संबंध में सख्त दंड और डी केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए सुरक्षा। तो इन्होंने जो सिफारिश की थी वो की थी लिव इन संबंधों पर, जो लिव इन में रहते हैं उन संबंधों को कानूनी दर्जा दिया जाए, ऐसी सिफारिश भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की सुधार समिति ने की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, क्या इस अधिनियम में दहेज की अवैध मांग को भी शामिल किया गया है? ऑप्शन ए हाँ यह शामिल है, बी नहीं यह शामिल नहीं है, सी केवल पति के द्वारा की गई मांगे इसमें शामिल है और डी केवल कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त रिश्तों के लिए ये है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हाँ यह शामिल है, यानी अगर दहेज मांगा जाता है तो यह भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कानूनी कार्यान्वयन में कौन सी बाधाएं बताई गई हैं? ए कानून के प्रति जागरूकता की कमी, बी जिम्मेदारियों के बढ़ते अंतराल, सी दोनों ए और बी और डी कोई भी नहीं। तो इस तरह के उत्तर आप दे सकते हैं। सही उत्तर आप देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कानूनी कार्यान्वयन में बाधाएं जो होती है कानून के प्रति जागरूकता की कमी के कारण होती है और जिम्मेदारियों के बढ़ते अंतराल के कारण होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में रिपोर्टिंग में किस प्रकार की सामाजिक स्वीकार्यता होती है? ऑप्शन ए, बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, बी, बहुत धीमी गति से चल रहा है, सी, कोई फर्क नहीं पड़ता और डी, सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो कानून है इसका क्रियान्वयन जो होता है और इससे संबंधित रिपोर्टिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी गति से चल रही है। तो घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में रिपोर्टिंग में किस प्रकार की सामाजिक स्वीकार्यता होती है, मतलब ये बहुत धीमी गति से चल रहा है। सामाजिक स्वीकार्यता अभी भी स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में नहीं आ पाई है। अगला प्रश्न है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किस प्रकार की शिकायतों पर चिंता व्यक्त की है? यहाँ पे को एक्स्ट्रा लिखा है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किस प्रकार की शिकायतों पर चिंता व्यक्त की थी? ऑप्शन ए, घरेलू हिंसा, बी, दहेज, सी, मौखिक दुर्व्यवहार और डी, मानसिक उत्पीड़न। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारी देश की भूतपूर्व राष्ट्रपति रही हैं, उन्होंने घरेलू हिंसा की शिकायतों पर चिंता व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस प्रकार का कानून है? ए, आपराधिक कानून, बी, शुद्ध नागरिक कानून, सी, संवैधानिक कानून और डी, नीतिगत कानून। तो कानून की प्रकृति आपको बताना है इसमें। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जो कानून है यह शुद्ध नागरिक कानून के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस अधिनियम पर आलोचना का एक मुख्य बिंदु क्या है? ए, इसकी व्यापक परिभाषा, बी, इसका कानूनी दुरुपयोग, सी, इसका प्रभावी कार्यान्वयन और डी, केवल शारीरिक हिंसा को संबोधित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कानूनी दुरुपयोग अधिनियम पर आलोचना का एक मुख्य बिंदु है। कई बार झूठी शिकायतें भी की जाती है महिलाओं के द्वारा, ये इसमें देखा गया है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से संबंधित कौन सी रिपोर्ट में पत्नी की परिभाषा का विस्तार करने की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन दिया है ए में भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, बी, आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति की रिपोर्ट, सी, महिला आयोग की रिपोर्ट और डी, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति जो बनी थी उसकी रिपोर्ट में पत्नी की परिभाषा का विस्तार करने की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने इस कानून के बारे में कहा था। ऑप्शन ए, यह कानून अनावश्यक है, बी, इसे निरस्त कर देना चाहिए, सी, समान लिंग कानून आदर्श होगा और डी, यह विधायी शक्तियों का दुरुपयोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान लिंग कानून आदर्श होगा। मतलब केवल ये महिलाओं का ही सपोर्ट करता है, पुरुषों का नहीं सपोर्ट करता, इसलिए उन्होंने कहा था कि समान लिंग कानून एक आदर्श कानून होगा इसके स्थान पर। अगला प्रश्न है, अधिनियम द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को आश्रय गृह में रखने का अधिकार कब से मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए, प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के बाद, बी, अधिनियम के लागू होने के साथ, सी, जब न्यायालय निर्देश देता है और डी, जब पुलिस इसमें शामिल होती है। तो इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिनियम के लागू होने के साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को आश्रय गृह में रहने का अधिकार दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक चर्चा में कौन सा विवाद उठाया गया था जब महाराष्ट्र ने समिति की सिफारिशों का पालन करने की कोशिश की? ऑप्शन ए, लिव इन रिश्तों की कानूनी स्थिति, बी, घरेलू हिंसा की परिभाषा, सी, दहेज कानून में संशोधन और डी, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिव इन रिश्तों की कानूनी स्थिति। इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने इसको पालन करने की कोशिश की गई थी, तब विवाद बहुत ज़्यादा गहरा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने क्या चिंता व्यक्त की? ऑप्शन ए, कानूनों का दुरुपयोग, बी, दहेज के मामलों की बढ़ती संख्या, सी, महिलाओं का आपस में दुर्व्यवहार और डी, उपरोक्त सभी। तो उस समय पे जो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उन्होंने इन सभी विषयों पर चिंता व्यक्त की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उन्होंने इस कानून के दुरुपयोग के विषय में चिंता व्यक्त की थी कि झूठी शिकायतें आती हैं, कानून के होने के बाद भी दहेज के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है, और महिला होने के नाते महिला के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन घरेलू संबंध में रहते हुए भी महिलाएं दूसरी जो महिलाएं होती है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। ये सारी चिंता उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन
जैसे संगठनों ने किस प्रकार का विरोध किया? ऑप्शन ए पुरुषों के अधिकार की सुरक्षा के लिए, बी घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग की संभावना के खिलाफ, सी बच्चों के संरक्षण के लिए और डी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग की संभावना के खिलाफ सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन जैसे संगठनों ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण विरोध कौन से समूह द्वारा किया गया? ऑप्शन ए महिला अधिकार संगठन, बी शिक्षण संस्थान, सी पुरुष संगठन और डी बाल संरक्षण संगठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरुष संगठन। घरेलू हिंसा संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण विरोध पुरुष संगठन के द्वारा किया गया, क्योंकि इसमें सुनवाई जो होती है वो महिला की ओर से होती है और ज़्यादातर जो निर्णय लिए जाते हैं वो महिलाओं के दृष्टिकोण से लिए जाते हैं और पुरुषों को ही दंड इसमें मिलता है। तो इसलिए इन्होंने इसका महत्वपूर्ण तरीके से पुरुष संगठन ने इसका विरोध किया था। तो दोस्तों ये हमारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित क्लास है। इसमें समस्त प्रकार के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आने की संभावना हो सकती है। साथ ही इसमें कुछ तथ्य को देखे हैं, तो स्टार्टिंग में आप तथ्यों को दोबारा से सुन लें और उसके बाद में फिर से इन प्रश्नों का आप रिवीजन के तौर पर अभ्यास करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।